हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस। माई सेल्फ प्रियंका मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे अपने फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट के यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन के बारे में। ओके, हायर एजुकेशन को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि 6 चैप्टर्स के बीच में डिवाइड किया है, जिनको हम डेली रूटीन में पढ़ेंगे। ओके, यानी कि 6 और 10 डेज के बीच में आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे डेली रूटीन में इनका जो मैं पढ़ाऊंगी बोर्ड के ऊपर, उनका आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर के बारे में, हायर एजुकेशन इन एंसाइंट इंडिया, यानी कि हमारे यहाँ पर पुराने समय में किस टाइप से टीचिंग कराई जाती थी। ओके, तो हायर एजुकेशन मेनली होता क्या और किस लिए कराई जाती है? हायर एजुकेशन क्या है? मतलब इंसान को हायर लेवल तक एजुकेट करना, उसकी माइंड बौद्धिक लेवल जो है उसे इंक्रीज करना। ठीक है, किस लिए? ताकि वो अपने स्किल्स को बढ़ा सके, खुद भी जॉब कर सके, अपनी अर्निंग कर सके और दूसरों को भी कोई ना कोई काम दे सके। तो इसी के लिए हम लोग हायर एजुकेशन करते हैं। हमारा मेन एम क्या होता है कोई भी एजुकेशन का? एक तो हमारे जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके अंदर चेंज लेके आना, दूसरा इतना हो जाना कि दूसरे इंसान को हम लोग सिखा सकें। ठीक है, टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस के लिए हमें हायर एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ओके, तो अब हम समझेंगे हायर एजुकेशन होता क्या है मेनली। ऑल टाइप ऑफ स्टडी, हर वो स्टडी, ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग, कोई भी जो हमें ट्रेनिंग मिल रहा है फॉर रिसर्च, किसी भी रिसर्च यानी कि दोबारा से किसी चीज़ को सर्च करने के लिए, यानी कि रिसर्च करने के लिए एट द पोस्ट सेकेंडरी लेवल प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी। मतलब जब हम स्कूल लेवल की टीचिंग को ख़त्म करके यूनिवर्सिटीज़ में टीच करने लर्निंग के लिए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हायर एजुकेशन। और लर्निंग हम क्यों करते हैं? लर्निंग इसीलिए करते हैं ताकि हम आगे किसी और को टीच कर सकें, अपनी गेन की हुई स्किल्स को हम लोग किसी दूसरे पर्सन को सिखा सकें। ठीक है, अच्छा, ये किसके लिए होती है? मेनली एज ग्रुप होता है 15 to 59, यानी कि 15 एज के बाद में हम लोग हायर एजुकेशन गेन करने के लिए प्रॉपर वे में हो जाते हैं। और यही एज ग्रुप क्यों रखा गया है? क्योंकि इस टाइम पर जो लोगों के अंदर किसी भी चीज़ को लर्न करने की क्षमता होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। वो हर चीज़ को बड़ी फास्टली गेन कर सकते हैं और जितना हम अपना माइंड चलाते हैं ना, उतना ज़्यादा हमारा माइंड जो है वो गेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद डेमोग्राफिकल डिविडेंड होते हैं इसके अंदर। वो किस लिए होते हैं? क्योंकि अब डेमोग्राफिक यानी कि लोगों के अंदर उनका मेंटालिटी लेवल या एज लेवल या ज्योग्राफिकल लेवल जो है वो लोगों का अलग अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग उनका जो काम है वो भी डिवाइडेड होता है। तो हायर एजुकेशन हमें डेमोग्राफिकल डिविडेंड के लिए प्रोवाइड की जाती है ताकि जो उनके अंदर के स्किल्स हैं उनको बढ़ाया जा सके और वो अपनी स्किल्स का यूज़ करके अर्निंग कर सके। तो इसके बारे में देखते हैं हमने क्या लिखा है। एज द राइज इन द रेट ऑफ नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, एज मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग ऑफ वर्किंग एज ग्रुप, तो जो मेजोरिटी है पॉपुलेशन यानी कि हमारे आसपास की जो जनसंख्या है वो भी तो बढ़ती है ना। जैसे जैसे लोग होंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें अर्निंग भी चाहिए होगी, खाने के लिए भोजन भी चाहिए होगा। तो जो लोग हैं वही लोग कर पाएंगे ना। तो जिनके पास इतने स्किल्स हैं कि वो अर्न कर सकें या दूसरे पर्सन को काम दे सकें, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ही हेल्पफुल है। तो पॉपुलेशन बिलोंग ऑफ वर्किंग एज ग्रुप, और वर्किंग एज ग्रुप में कौन कौन आता है? 15 to 59 ईयर्स के पर्सन्स को हम लोग लेते हैं डेमोग्राफिकल डिविडेंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हायर एजुकेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रिजर्वेशन, एनरिचमेंट ऑफ कल्चर, मतलब आसपास के एरियाज के कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ कल्चर क्या है और अनदर कंट्रीज का कल्चर क्या है। करेक्टर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन में क्या होता है? जो हमारी अपनी पर्सनैलिटी है उसके अंदर का डेवलपमेंट कैसे हम कर सकते हैं। एंड कल्टिवेशन ऑफ नोबल आइडियाज, व्हाट द अदर एम ऑफ एजुकेशन इन एंसाइंट टाइम। तो पुराने टाइम के एजुकेशन का मेन एम क्या होता था? हमें अनदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के कल्चर्स को सीखना, अपने अंदर की जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करना, अपने आप को इस लेवल का बनाना कि अनदर जगह पर हमें कोई भी किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसका सोल्यूशन जो है वो निकाल सकें और अनदर कंट्रीज़ के कल्चर को सीख सकें। हमारा मेन एम हायर एजुकेशन का यही होता है। ओके, और जो हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो थर्ड लार्जेस्ट सिस्टम है वर्ल्ड में आफ्टर यूएस एंड चाइना। नंबर 1 पे जो यूएस है वहाँ से होता है, उसके बाद चाइना, उसके बाद हमारा इंडियन सिस्टम आता है जो कि थर्ड नंबर पे हायर लेवल ऑफ एजुकेशन का सिस्टम है। लेकिन हमारे यहाँ एजुकेशन तो हम लोग वर्ल्ड में तो थर्ड नंबर पे हैं, बट हमारे यहाँ पर एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जा सकती। अच्छी एजुकेशन कि हम लोग डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन हमें जॉब जल्दी से नहीं मिल पाती। ठीक है,
हमारा मतलब इस तरीके की हमें एजुकेशन नहीं मिल पाती जिससे कि हम अपनी अर्निंग को ज़्यादा बेस्ट तरीके से कर सकें या फिर हम एक डेवलप्ड कंट्री बन सकें, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है और हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, ठीक है। तो इसीलिए हमें एक अच्छी मतलब स्केलेबल जो एजुकेशन है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, तो एंसाइंट टाइम में यानी कि पुराने समय में क्या होता था। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि हायर एजुकेशन का मेन रोल क्या रहता है कि रोल इन प्रोड्यूसिंग टीचर, सबसे बड़ा रोल यही होता है कि हमें टीचर्स को प्रोड्यूस करना है, ओके। और नेक्स्ट बात क्या है कि इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट सिस्टम है, उसके बाद एजुकेशन के 4 लेवल्स हैं। 4 लेवल, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्री प्राइमरी नर्सरी से लेकर फर्स्ट क्लास तक, प्राइमरी में फर्स्ट टू 5th क्लास तक, सेकेंडरी आफ्टर डैट जो भी क्लासेस आते हैं 12th तक की वो सभी सेकेंडरी के अंदर हम लोग लेते हैं। और टर्शरी में हम लोग मतलब हायर एजुकेशन को शामिल करते हैं जिसमें हम लोग वोकेशनल और हायर एजुकेशन दोनों को ही लेते हैं। वोकेशनल में क्या आएगा, जहाँ पर हम लोग मतलब अपने स्किल सीखते हैं, लाइक ITI जो है हमारी, ठीक है। तो टेक्निकल जहाँ पर कोई भी चीज़ सिखाई जाएगी वो हमारी वोकेशनल में आएगी, या फिर डांसिंग वगैरह सिखाई जाती है जहाँ पर हमारा मेनली हाथों का यूज़ होता है, हमारे माइंड का भी मतलब दोनों का यूज़ हो रहा होता है, वो क्या है हमारी वोकेशनल। इसमें हमें डिप्लोमा मिलता है। और हायर के अंदर क्या होता है, जब हम एजुकेशन रिलेटेड बात करते हैं यहाँ पर हमें डिग्री मिलती है। और डिग्री को पुराने टाइम में मतलब अगर कोई पर्सन ग्रेजुएट होता था तो हम उसे स्नातक बोलते थे, और स्नातक की सेरेमनी को समवर्तना कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, पुराने समय में हमारे पास 2 टाइप के मतलब एजुकेशन सिस्टम थे। कौन कौन सा, एक था वैदिक, एक था बुद्धिस्ट। तो वैदिक में हमें वेदों से रिलेटेड बात कराई जाती थी, मतलब वेदों तक, और हमें हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शन से मिलवाया जाता था, ठीक है। वैदिक में हमें मतलब गुरु जी के घर में रह करके पढ़ना होता था। और 4 टाइप्स मतलब इसकी जो स्टडी है, सबसे पहले क्या होता है श्रवण, यानी कि जो हमारे गुरु जी हमें पढ़ा रहे हैं उस बात को बड़े ध्यान से सुनना, यानी कि श्रवण उसको बोलते थे। देन मनन, जो हमने सुना उसको मन ही मन रीड करना, बुक के अंदर रीड करना, उसके बाद उसे प्रॉपरली माइंड में बिठा लेना। फिर आता है निध्यासना, जो श्रवण किया मनन किया उसको अपनी जो रियल लाइफ है उसके अंदर मिक्सअप करना और उसका यूज़ करना, ओके। तो वो निध्यासना, जब ये विद्या इस तरीके से होती थी और जब इंसान काम सीख जाता था उसे संपूर्ण विद्या मान लिया जाता था। और एंसाइंट टाइम में क्या है, मिनिमम एज जो है वो 8 ईयर की थी एजुकेशन के लिए, आज के टाइम में 5 ईयर है, ओके। तो वैदिक और बुद्धिस्ट 2 टाइप की बात की है हमने। वैदिक में वेदों को पढ़ाया जाता था। ये वेद 4 टाइप्स के होते थे। 4 टाइप के वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है जिसके अंदर 1028 यानी कि 1028 कविताओं को शामिल किया गया है, ठीक है। 1028 कविताएं हैं, ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद माना गया है, वो हमारा ऋग्वेद। देन सामवेद आता है। सामवेद के अंदर क्या है, हमने उन कथाओं या फिर उन कविताओं के बारे में पढ़ा है जिनमें ये बताया गया है कि मृत्यु के बाद मनुष्य कहाँ जाता है, ठीक है। यानी कि उस लोक के बारे में बताया गया, उन चीज़ों के बारे में बातें की गई हैं जो हमारे मरने के बाद में होती हैं, या उन सेरेमनीज के बारे में बताया गया है। फिर आता है अजुर्वेद। अजुर्वेद के अंदर हेम्स यानी कि जो मंत्र हैं संस्कृत लैंग्वेज वाले, उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। देन अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, जो चीज़ें ऋग्वेद में शामिल नहीं की गई या फिर छोड़ दी गई हैं तो उनको अर्थवेद में शामिल किया गया है। ये ज़्यादातर ओरिजिनलिटी के बेस पर है, ठीक है। और उसके अलावा हमें एक बात ये जाननी थी कि वैदिक और बुद्धिस्ट में कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी। वैदिक में मेनली संस्कृत पर फोकस किया जाता था, जो भी चीज़ पढ़ाई जाएगी वो संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। और बुद्धिस्ट में जो भी चीज़ होती थी वो हमारी पाली लैंग्वेज में होती थी। और बुद्धिस्ट में जो मॉन्क थे यानी कि भिक्षु, वो लोग टीच करते थे। और वैदिक में क्या होता है, हमारे साधु महात्मा वगैरह या फिर गुरुजन वगैरह टीच करते हैं, ठीक है। वैदिक में हम लोग गुरु के घर में रह करके पढ़ते हैं, बुद्धिस्ट में हम लोग स्टोरी टेलिंग के थ्रू पढ़ते हैं, और ये अलग अलग जगह पर जा करके भी पढ़ाते हैं। और जहाँ मतलब इसमें क्या है, हम लोग गुरुकुल के अंदर रहते हैं और बुद्धिस्ट में मोनेस्ट्री के अंदर रहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एंसाइंट टाइम में गर्ल्स के एजुकेशन के बारे में बताया गया था। गर्ल्स एजुकेशन में हाँ, और सबसे बड़ी बात कि मतलब जो एडमिशन है वो मनुष्य के मॉरल फिटनेस पर ही दिया जाता था। मॉरल फिटनेस बोले तो कोई भी पर्सन मतलब फिजिकली फिट तो है ही है, मेंटली फिट होना बहुत ही जरूरी है अगर उसे वेदों को सीखना है तो। उसके बाद बुद्धिस्ट में हमने 3 टाइप स्टडी के बारे में पढ़ा। वो 3 टाइप स्टडी कौन सी थी, देखिए, सुत्ता, विनया और अभिधम। सुत्ता, विनयम और अभिधम के बारे में हम लोग बुद्धिस्ट के अंदर पढ़ते हैं। इसके अंदर हमें 18 स्कूल बताए गए हैं। 18 स्कूल में जिसमें हम लोग चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या, शब्द विद्या के बारे में पढ़ाई करते हैं। बुद्धिस्ट में जो है 18 स्कूल ऑफ एजुकेशन बताए गए हैं, ओके। नेक्स्ट
नॉलेज जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, पर विद्या और अपर विद्या। पर विद्या में क्या होता है, हायर एजुकेशन प्लस स्पिरिचुअलिटी, कि मतलब हम लोग खुद से कितने स्पिरिचुअल हैं, हम लोग साधना कितनी करते हैं, हम लोग अध्यात्म के बारे में कितना जानते हैं। तो ये चीज़ हमारी पर विद्या में आएगी, हायर एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अपर विद्या में मतलब ना तो हायर एजुकेशन होती है और मतलब जो साइंटिफिक बातें हैं उनके ऊपर हम लोग बिलीव कर लेते हैं, मतलब कि जो चीज़ लिखी है ठीक है, हम खुद से कुछ जानने की ज़्यादा कोशिश नहीं करते, वो होती है हमारी अपर विद्या। और पर विद्या के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद में हम आते हैं मतलब जो गर्ल्स के लिए एजुकेशन थी उसके बारे में देखते हैं कि गर्ल्स के लिए क्या एजुकेशन थी। तो एजुकेशन ऑफ वुमेन में क्या बताया गया, अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग एंड कल्चर वाज रीच्ड बाय इंडियन वुमेन ड्यूरिंग वैदिक एज, कि वैदिक एज में जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग था ना उसके बारे में बताया गया कि बॉयज़ की तरह गर्ल्स की भी उपनयना सेरेमनी हो सकती थी। एजुकेशन के लिए गर्ल्स की 2 क्लास की गई, सद्बोधवास और ब्रह्मवादी। सद्बोधवास में यूँ होता था कि जो लड़कियाँ सद्बोधवास में क्या होता था कि जो लड़कियाँ पढ़ लेती थी और पढ़ाई के बाद में मैरिज करना चाहती थी अपनी स्टडी कंप्लीट होने के बाद, वो तो सद्बोधवास में आती थी। और ब्रह्मवादी वो लड़कियाँ होती थी जो टीचिंग करना चाहती थी कंटिन्यू और शादी करना नहीं चाहती थी, यानी कि जो शादी का त्याग कर देती थी वो होती थी ब्रह्मवादी। और बुद्धिस्ट में एजुकेशन पाली यानी कि प्राकृत भाषा में दी जाती थी। और मतलब एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए यहाँ हमारे इंडिया में जो एंसेंट टाइम में कुछ सेरेमनी होती थी जिसको हम लोग बोलते थे विद्या आरंभ। विद्या आरंभ 5th ईयर की एज में हो जाती थी। अच्छा, उपनयना सेरेमनी क्या है, जब गुरुकुल में बच्चे का एडमिशन कराया जाता था वो उपनयना सेरेमनी होती थी। इस सेरेमनी के बाद में ही बच्चे की जो पढ़ाई है वो स्टार्ट होती थी। और इसके लिए कुछ एज सेटअप किया गया था, जैसे ब्राह्मण वर्ग के अगर बच्चे हैं तो उनके लिए 8 इयर्स और क्षत्रिय वर्ग के लिए 10 इयर्स और वैश्य वर्ग के लिए 12 ईयर। यानी कि अगर ब्राह्मण का बच्चा एडमिशन लेना चाहता है वैदिक सिस्टम में तो उसके लिए कम से कम एज जो है वो 8 ईयर होनी चाहिए और क्षत्रिय वर्ग के लिए 12 ईयर, ठीक है। और उसके बाद में वैश्य वर्ग आ सकता है जो कि इस मतलब शिक्षा को ग्रहण करेगा। फिर आता है हमारा मेथड ऑफ लर्निंग। लर्निंग में क्या होता है, हम लोग मेमोराइज करते हैं। मेमोराइज क्या होती है, हमारी प्राइमरी स्टेज होती है लर्निंग की, जिसके अंदर हम लोग हर्ट एंड जो मतलब टेक्स्ट बने होते हैं फिर चित्र वगैरह बने होते हैं उसको देख करके मेमोराइज करते हैं कि वो चित्र क्या बोलना चाहता है। तो ये तो मेमोराइज टेक्निक के अंदर होती है। फिर आता है क्रिटिकल एनालिसिस। इसके अंदर क्या होता है, किसी भी चीज़ को देखना, स्टडी करना, देन उनका कंपैरिजन करना, ये हमारे क्रिटिकल एनालिसिस में आता है। फिर होता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन जैसे कि मैं आपको शुरू में बताया कि टीचर जो बोल रहा है उसको हम सुनेंगे यानी कि श्रवण करेंगे, देन मनन करेंगे, देन निध्यासना यानी कि अपनी लाइफ में उसका यूज़ करेंगे। हम लोग अपने इंटरनल में जा करके देखते हैं, यह आता है इंट्रोस्पेक्शन में। देन हैंड्स ऑफ मेथड। हैंड्स ऑफ मेथड्स में क्या होता है कि जो भी चीज़ हमें बच्चों को बतानी है वो उनको हाथ में दे दी। लाइक आजकल हम लोग नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं तो नोट्स क्या है बच्चे के हैंड से पहुँचे हैं, तो यही बताया गया हैंड्स ऑन मेथड। फिर आता है सेमिनार। सेमिनार में क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलकर के किसी एक मतलब बात पर डिस्कशन कर रहे होते हैं जहाँ से हमें नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, वो होती है सेमिनार। या फिर गोष्ठी वगैरह। गोष्ठी क्या होता है, जो राजा लोग होते थे वो अपने घरों में करवाते थे काव्य गोष्ठियाँ, जहाँ पर कविताओं के माध्यम से बातचीतों का आदान प्रदान होता था। तो ये कुछ मेथड्स है लर्निंग के जहाँ पर हम लोग टीचिंग कर मतलब जिस तरीके से हम लोग टीचिंग कर सकते थे। एक मेमोराइज, क्रिटिकल एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन, हैंड्स ऑन मेथड, सेमिनार और गोष्ठी। ओके, फिर हमारा आता है और उसके अलावा क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, जहाँ पर बच्चे क्वेश्चनिंग करते थे और टीचर्स उसका आंसर देते थे। फिर हमारे टीचर्स के बारे में हम लोग बताते हैं कि एंसेंट टाइम में टीचर्स को क्या बोलते थे। एक होते थे आचार्य। आचार्य वो टीचर्स होते हैं जो कि अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे, जिसके लिए बच्चे जो हैं वो उन्हीं के घर में रहते थे। जो लोग आचार्य थे उनके यहाँ पर। उपाध्याय, ये वो टीचर्स होते हैं जो बच्चों को वेदों का ज्ञान देते हैं, ठीक है, मतलब इनको वेदों की बहुत अच्छे से नॉलेज होती है और वही नॉलेज ये बच्चों को आगे देते हैं। बच्चे फिर उसी चीज़ को और आगे ट्रांसफर करते हैं, तो वो होते हैं उपाध्याय। फिर आता है चरक वो लोग होते हैं जो कि टूर करने के लिए कंट्री में आते हैं, हायर नॉलेज गेन करते हैं, फिर अनदर किसी जगह पर जाकर के उस चीज़ के बारे में बताती हैं। जैसे कि ह्यून चांग जो कि चाइनीज स्टूडेंट था, हमारे इंडिया में आया पढ़ने के लिए। पढ़ाई करने के बाद जब वो गया तो उसने चाइना में जाकर के चाइनीज लैंग्वेज में वहाँ के लोगों को यहाँ की वो सब बातें बताई जो वो यहाँ से सीख करके गया था। देन आते हैं गुरु। गुरु वो होते हैं द वन हु यूज्ड टू लीड अ गृहस्थ लाइफ एंड अर्न हिज लाइवलीहुड, यानी कि वो अपने गृहस्थ लाइफ भी जीता है और गृहस्थ लाइफ को जीते जीते पढ़ाते हुए कुछ पैसे अर्न करता है जिससे उनका जीवन
चलता है तो वो गुरु होते हैं। देन शिक्षिका वो टीचर्स होती हैं जो कि मतलब बच्चों को कला के बारे में सिखाती हैं, लाइक नृत्य, संगीत या फिर डिज़ाइनिंग वगैरह करना। तो ये सभी कार्य शिक्षिका के होते जो मेनली गर्ल्स के लिए टीचर होती थी। फिर आता है हमारा पीरियड ऑफ स्टडी क्या है। अगर हमें वेदा या मास्टर्स करनी है तो हमें एटलीस्ट 12 ईयर पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है। उसके बाद में ये टीचर मतलब जो पढ़ाई है वो डिवाइड हो सकती थी 12 ईयर, 24 ईयर और 36 ईयर के अंदर या 48 ईयर के अंदर। जब बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है तो उसे स्नातक बोलते थे और ग्रेजुएट सेरेमनी को हम लोग समावर्तना कहते थे। अच्छा, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से होते थे वो देखिए। गुरुकुल वो जगह होती थी जहाँ पर मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है उसी के घर में रह करके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। फिर आता है परिषदोर्स एंड अकेडमी क्या होती है। इसको 21 ब्राह्मणों ने मतलब 3 ब्राह्मणों ने मिलकर के शुरू किया था। और परिषद के अंदर क्या होता है, बहुत सारे जो मतलब ब्राह्मण हैं वो बैठ करके किसी एक बात या मतलब जहाँ पर लॉ फिलोसफी के बारे में बातचीत की जाए वो जगह होती है परिषद या फिर अकेडमी। इसको हम लोग संगम भी बोलते हैं। फिर आता है आश्रम, हेरिटेज, और उसके बाद आश्रम के बाद में आता है गोष्ठी या कॉन्फ्रेंस, जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर के मतलब जो राजा वगैरह के यहाँ पर गोष्ठी होती थी, लाइक काव्य गोष्ठियाँ वगैरह या फिर गज़ल वगैरह जो सुनाई जाती थी वो इसके अंदर आती थी। फिर आता है घटिकास, ये इंस्टीट्यूट होते हैं हाईएस्ट लर्निंग के, बोथ द टीचर एंड टॉट मीट एंड डिस्कस, जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलते हैं और फिर उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर आता है विद्यापीठ वो जगह होती है जहाँ पर हम लोग स्पिरिचुअल लर्निंग की बात करते हैं। ये कहाँ अधिकतर है हमारे इंडिया में, ये श्रृंगेरी में, कांची में, द्वारका और बद्री के अंदर अधिकतर है जो विद्यापीठ है हमारे यहाँ पर, जहाँ पर आसपास जो हजारों गांव हैं, गांव जाकर के पढ़ाया जाता है। फिर आता है बिहारवास कहाँ है, मतलब बिहारवास यानी कि जो बौद्धिस्ट एजुकेशन है उसके लिए जो मोनेस्ट्री बनाई गई है उनको हम लोग बिहारवास भी बोलते हैं। उसके अलावा विज्ञान भवन भी कहा जाता है इनको। उसके बाद में आता है अग्राश्रम क्या है, वो ब्राह्मण होते थे जो कि किसी न किसी गांव में पहले से ही सेटअप होते थे, उस गांव के ही स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। उसके बाद में आता है मठ, was a place where people used to reside and receive instruction both रिलीजियस एंड सेकुलर। मठ वो जगह होती थी जहाँ पर बच्चे को रिलीजियस और सेकुलर दोनों टाइप की एजुकेशन मिलती थी। ओके, उसके अलावा हमारे इंडिया की जो फेमस एजुकेशन इंस्टीट्यूट अब तक के रहे हैं वो देखिए तक्षशिला विद्यापीठ बिहार में है और ये हमारे यहाँ की फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी जो बहुत ही फेमस हुई थी, ठीक है। फर्स्ट बिगेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर ब्राह्मणिकल एजुकेशन एंड फेमस फॉर मेडिकल स्टडी। तो ये मेडिकल स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी और इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी थी। इसमें एडमिशन के लिए मेनली 16 ईयर की एज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता था। एडमिशन टीचर के अकॉर्डिंग होता था, टीचर जिसे चाहता था उसे ले सकता था। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी डिग्री या डिप्लोमा नहीं दी जाती थी, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला के बाद में हमारा आता है नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की फेमस यूनिवर्सिटी रही है हमारे इंडिया की, ये बिहार में है, ठीक है। इसके अंदर जो एडमिशन का लेवल का एज है वो 20 ईयर्स का रखा गया है कि 20 साल का होने के बाद में ही बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है। नालंदा जो है मतलब ह्यून चांग जो चाइना से आया था उसने नालंदा में शिक्षा ग्रहण की और चाइना में जाके उसी शिक्षा का प्रचार चाइनीज लैंग्वेज में किया था। देन वल्लभी भी नालंदा की तरह है, ईस्टर्न इंडिया की बहुत ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी रही है और उसके अलावा वेस्टर्न इंडिया में भी इसका एक पार्ट है। इफ नालंदा was specialized in higher education of महायान बुद्धिज्म, अगर मतलब नालंदा को हम लोग बुद्धिज्म के लिए जानते हैं तो वल्लभी को हम लोग हीनियन बुद्धिज्म के बारे में जानते हैं। अब बुद्धिज्म 2 टाइप का है, एक महायान एक हीनयान। महायान के लिए हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी को जानते हैं और हीनयान के लिए हम लोग वल्लभी यूनिवर्सिटी को जानते हैं। और जो मतलब जो ये ह्यून चांग स्टूडेंट रहा है वो दोनों यूनिवर्सिटी को उसने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं विक्रमशिला के बारे में, जिससे राजा विक्रमादित्य यानी कि इंपीरियल धर्मपाल जो थे उन्होंने 8th सेंचुरी में स्टार्ट किया था नॉर्थ मगध में, जो गंगा रिवर के किनारे है, जहाँ पर रिलीजियस के बारे में बताया जाता था। लॉजिकल फिलोसफी कर्मकांड क्या होता है ये यहाँ का मेन सब्जेक्ट थे। फिर मिथिला में क्या है, मिथिला बिकम अ प्रोमिनेंट सीट ऑफ ब्राह्मणिकल एजुकेशन। मिथिला में क्या है, जो राजा जनक थे उनके द्वारा इसका स्टार्ट किया गया था, उसके बारे में यहाँ पर हमें ब्राह्मणिकल एजुकेशन जो प्रोवाइड की जाती है। देन आता है सलौदगी कहाँ है, कर्नाटका में है, सेंटर ऑफ लर्निंग है और इसके 27 हॉस्टल्स हैं। और उसके अलावा यहाँ पर भी बहुत मतलब 945 ईस्वी जो रही है
जब नारायण एंड मिनिस्टर ऑफ कृष्णा थे उस टाइम से इसे पढ़ाया जाता है। इनयम जो है वो तमिलनाडु में हमारे विद्यापीठ और ये फ्री बोर्डिंग है तमिलनाडु के अंदर। उज्जैन में हमें सेक्युलर लर्निंग, मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया जाता है। बनारस क्या है, टीचिंग ऑफ थियोलॉजी, यहाँ पर हमें थियोलॉजी के बारे में बताया जाता है। तो ये हमारे कुछ एंसाइंट इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम था वो मैंने आपको बताया। उसके बाद में क्या हुआ, हमारे यहाँ पर मतलब जब मुस्लिम राजाओं का शासन हुआ तो हमारा जो एंसाइंट एजुकेशन था उसका मतलब गिरावट आने लगी, और मुस्लिम जो राजा थे ना मतलब वो अपनी स्टडी को बढ़ाना चाहते थे तो एंसाइंट एजुकेशन है उसका डिक्लाइनिंग स्टार्ट हुआ। डिक्लाइनिंग में क्या हुआ, विद द इन्वेंशन ऑफ मुस्लिम कॉन्सिक्वेंट्स इंडिया, मतलब जो मुस्लिम राजा थे, मुस्लिम शासक थे, उन्होंने इंडिया पर धावा बोला। जब धावा बोला तो उन्होंने क्या किया, मतलब मंदिरों को तोड़वाना शुरू किया और मॉस्क्यूज बनाने शुरू किए। अब वो लोग क्या चाहते थे कि हम लोग अपनी जो वैदिक यानी कि पारंपरिक शिक्षा है उसको छोड़ दें और मुसलमानों वाली जो शिक्षा है उसे ग्रहण करना शुरू करें। और इससे क्या हुआ, जो एंसाइंट एजुकेशन थी वो पिछड़ गई। लेकिन उस टाइम पर मतलब मेनली एक बात बहुत ही अच्छी रही कि जो हमारे टीचर्स थे वो वोकेशनल एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, और जो टीचिंग को ग्रहण करने वाले बच्चे थे वो भी वोकेशनल एजुकेशन पर ध्यान ज़्यादा दे रहे थे, जिसमें कि हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट पर फोकस कर रहे थे मुस्लिम शिक्षा को ग्रहण करने की बजाय। मुस्लिम रूलर्स जो थे ना उन्होंने अर्बन एजुकेशन देना शुरू किया। प्राइमरी एजुकेशन के रूप में मतलब जहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी तो उसके लिए उन्होंने मकताब को ओपन किया, और उसके अलावा जहाँ पर मकताब में क्या है बच्चों को लिखना सिखाया जाता था और मुस्लिम प्रेयर्स जो थी वो लर्न करवाई जाती थी। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए उन्होंने मदरसे ओपन किए, ठीक है, जहाँ पर उन्हें उनके फ्यूचर के रिगार्डिंग ट्रेन किया जाता था, बट ओनली इन मुस्लिम लैंग्वेज। उन्होंने हमारे वेदों को पीछे कर दिया था और अपना शासन जमा लिया था। अच्छा, यहाँ पर शिक्षा में कोई भी बैरियर नहीं था, लेकिन बस एक बैरियर था, क्योंकि मुस्लिम लोग थे तो वो लोग चाहते थे लड़कियों को ना पढ़ाया जाए, तो जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटी रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज एंसाइंट एजुकेशन के बारे में रीड किया कि हायर एजुकेशन में जो हमारी पारंपरिक विद्या थी वो किस तरह से थी, फिर उसका डिक्लाइनिंग स्टेज क्या रहा, किस तरीके से वो धीरे धीरे खत्म हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो मतलब प्री इंडिपेंडेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंट एजुकेशन के बारे में है उसको, ठीक है। और आप लोगों को हमारा ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कोई भी कमी हो तो वो भी आप हमें सजेशन में बता सकते हैं। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे